हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में क्लास 9th का यहाँ पे सोशल साइंस का यहाँ पे मॉडल्स क्वेश्चंस पेपर का फुल सॉल्यूशंस करने वाले हैं टर्म 2 का। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और न्यूज़ वगैरह डालते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि जर्मन संसद का क्या नाम था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बुंदेसटेग और यहाँ पे राइक्सटैग। दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों में किसी एक को भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है कि जो पुराने पेड़ होते हैं उसको काट कर उसके जगह पे क्या होता है, नया पेड़ लगाया जाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। जैसे इसका आंसर देखिए, वन विभाग द्वारा क्या होता है, पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह क्या होता है, नए पेड़ लगाए जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखिए। तो देखिए, अशिक्षित होना और जनसंख्या की वृद्धि होना क्या होता है, ये हमारा निर्धनता के दो मुख्य आयाम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। देखिए फ्रेंड्स, बफर स्टॉक क्या होता है कि ये बफर स्टॉक हमारा सरकार के द्वारा एक अनाज का भंडार होता है। इस समय क्या होता है कि जिस समय अनाज का ज़्यादा उपज होता है उस समय क्या करता है, सरकार इसको आप एक तरह का स्टॉक कर लेती है, और जिस समय इसका कमी हो जाती है तो उस समय मार्केट में इसको ला के उसको पूर्ति करती है। इससे क्या होता है, लोगों को भी फायदा होता है। इसका आंसर देखिए, यह सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज का एक भंडार है। इसका प्रयोग क्या होता है, समाज में गरीब वर्गों में बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। और यहाँ देखिए क्या है कि यह खराब मौसम में या आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या का भी ये क्या करता है, हल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। देखिए, अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका देखिए, अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम लोग बोल सकते हैं कि बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, अधिकार है, और जिन्हें अदालतों द्वारा भी क्या होता है, मान्यता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि मतदाता सूची क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मतदाता सूची क्या होता है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर है और वह मतदान कर सकता है, उसका नाम क्या होता है, मतदाता सूची में डाला जाता है। भारत का हर एक नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। देखिए, मतदाता सूची का एक प्रमाण पत्र है जिसमें मतदान करने वाले व्यक्ति का क्या होता है, नाम होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की जो जलवायु है कैसी, हमारा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जर्मनी में क्या था, नाजीवाद का उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी थी, और यहाँ पे क्या था कि वायमर गणतंत्र की असफलता था, साम्यवादी का डर था, यहूदियों के विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सब क्या थे, हमारा कारण थे, जिसमें जर्मनी में क्या था, नाजीवाद का उदय हुआ। इस समय क्या हुआ था कि आर्थिक मंदी हो गया था, यहाँ पे हिटलर का भी व्यक्तित्व से भी ये क्या था, कारण था। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि यहाँ पे जर्मन के नाजीवाद का उदय का कारण था। आगे देखिए वायसराय की संधि के माध्यम से क्या था, जर्मनी पर अनेक मुश्किल से मुश्किल प्रतिबंध लगाए गए। देखिए, जर्मनी में इस संधि के द्वारा क्या हुआ, इतना अधिक जुर्माना लगाया गया कि जर्मनी पूरी तरीके से क्या था, पूरी तरीके से हमारा यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया। और क्या हुआ कि जर्मनी की इस बुरी स्थिति के कारण ही क्या हुआ, यहाँ नाजीवाद का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेज के विरोध क्यों किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके आंसर देखते हैं। देखिए, जब अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो बस्तर के एक निवासियों के लिए जीना हराम हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स, जो कि क्या हुआ, जो अंग्रेजों ने क्या किया, वनों को जब आरक्षित कर दिया तो हरे वहाँ के जो लोग थे, एक एक लोग को वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने लगा, दिक्कत होने लगी। वहाँ पे लोगों को क्या चीज़ किया, जैसे कि उन लोगों को वन से लकड़ी वगैरह चुनना, फल वगैरह वहाँ से तोड़ना, उसको फिर मार्केट में बेचना, उसी से क्या था, उन लोगों को गुजारा चल रहा था। तो उन लोग को जब ये आरक्षित कर दिया तो इन लोग ये सब नहीं कर पा रहे थे, तो इससे क्या हुआ, उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। अब देखिए, अब वनों से लकड़ी नहीं काट सकते थे, वह अनेक अन्य उत्पादों से भी वंचित हो गए, जैसे कि फल वगैरह आपको बताएं, जिन्हें बेचकर भी अपना निर्वाह कर लेते थे। देखिए, विभिन्न भागों में भी क्या था, घुमंती खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे। अब वे इससे भी क्या थे, मरहूम हो गए। ऐसे में उनके भूखों मरने की भी नौबत आ गई। आगे देखिए,
एक तो वे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों से तंग आ चुके थे, उन लोग को इतना परेशान कर दिया गया था कि उन लोग को कर भी देना पड़ता था। उस कर से भी क्या होते, लोग भी वहाँ पे परेशान थे। और दूसरे वे ब्रिटिश अधिकारियों को तो फिर देते देते तथा बेकार में उनकी नौकरी करते करते परेशान हो चुके थे। उन लोग को मतलब पूरी तरह से क्या होता, सताया जा रहा था। इसका 10 नंबर क्या बोला कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। इसका आंसर देखिए, निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने की 2 विधियां, कौन कौन, आय विधि तथा उपभोग विधि। चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। इसका आंसर देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान उपभोग व्यय विधि से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत पहले यह निश्चित किया जाता है कि वह एक व्यक्ति को कम से कम आवश्यकता कितनी खाद्य पदार्थ की है। मतलब कि यहाँ पे पहले ये पता किया जाता है कि एक व्यक्ति को यहाँ पे खाने की कितनी आवश्यकता होती है। फिर क्या किया जाता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि उन खाद्य पदार्थों के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। फिर इसके बाद ये पता लगाया जाता है कि उसको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी जो खाद्य पदार्थ के लिए। अब यहाँ पे फिर क्या होता है, तीसरी यह अनुमान लगाया जाता है कि इतने पैसे कितने व्यक्तियों के पास नहीं है, फिर उतना लोगों के पास, कितने लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। फिर क्या होता है कि ऐसे सभी व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं जिनके पास उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को जुटाने के लिए साधन नहीं होते हैं। आगे देखिए, अगर भारत में निर्धनता रेखा की बात किया जाए तो देखिए, भारत में निर्धनता रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कितना होता है, 24 कैलोरी प्रतिदिन होता है। और शहरी क्षेत्र का बात किया जाए तो इसमें 2100 कैलोरी प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसका। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम FIC किसानों से अनाज कैसे खरीदती, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देखिए, भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। इसके बाद क्या होता है कि किसानों को अपनी फसलों के लिए बुआई के मौसम से पहले यहाँ पे घोषित कीमतें दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, फसलों के उत्पादन से प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार समर्थित यहाँ पे मूल्य की क्या करती है, घोषणा करती है। का देखिए क्वेश्चन 12 बोला कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, चुनाव क्या होता है, लोकतंत्र का अधिकार है। चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोकतंत्र में रहते, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोग लोगों के द्वारा क्या होता है, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वोट के द्वारा। हम लोग जिसको अपना पसंद होता है, जिस प्रतिनिधि को हम लोग ज़्यादा चाहते हैं कि ये हमारे लिए काम करेगा, हम लोग क्या करते हैं, उसको वोट दे के उसको फिर जिताते हैं। देखिए, एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। आगे देखिए, चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़ी परिवर्तन ला सकता है और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 13, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है, भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है। आगे देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आगे बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्हें क्या क्या इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए यहाँ पे, जिसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उचित संरक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी लेख, जिसको हम लोग राइट्स दिए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन 14 आपसे बोला है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली कौन कौन से कारक है, ये आपको बताना। देखिए, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के यहाँ पे नाम यहाँ पे निम्नलिखित है, जैसे कि अक्षांश हो गया, तुगंता हो गया जिसको ऊंचाई बोलते हैं, वायु दाब, यहाँ पे समुद्र की दूरी, महासागरीय धाराएं और यहाँ पे उच्चावच क्या लक्षण। फ्रेंड्स, अगला हम लोग सेक्शन सी को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको 5 में से किसी 3 ही प्रश्न को देखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आप अगर देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि युद्ध हो से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। युद्ध से यहाँ पे हो जाएगा, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, अनेक कारणों से क्या होता है कि युद्ध के दौरान वनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे, देखिए आधुनिक युग में क्या होता है कि आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग क्या करते, खुले स्थान छोड़कर वनों की छत्र छाया में आ जाते हैं। तब क्या होता है, ताकि उन पर कोई हवाई हमला ना कर सके। अब देखिए, एक तो
यहाँ पे वनों होगा, वनों को बर्बाद कर देते हैं। और क्या होता है, जो बाकी बची खुची होता है कसर, उस शत्रु पक्ष आके लोग उसको पूरा कर देते हैं। आगे देखिए इसका खा नंबर बोला कि युद्ध में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों को क्या होता है, सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्य से हट जाता है। देखिए इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम स्वरूप बहुत से यहाँ पे वन क्या होते हैं, लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। चलिए इसका गा पॉइंट देखिए, कई बार देश की अपनी सरकार ही क्या करते हैं, जब देखती है कि उनके वन में पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा तो वह स्वयं वनों को काटना शुरू कर देती है। इससे भी क्या होता है, वन को प्रभावित होता है। आगे देखिए इसका घा नंबर, इसका घा नंबर बोला कि युद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए क्या होता है, वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें वनों को नुकसान पहुंचता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को यहाँ पे वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग लिए हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, इसके बाद राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये 5 नंबर का है, तो 5 नंबर के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा बोलते हैं हम लोग, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए क्या होता है, प्रत्येक घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसमें देखिए बताया गया है कि जो मनरेगा के थ्रू से क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों को क्या करता है, 100 दिन का यहाँ पे काम दिया जाता है। तो इस स्कीम से क्या हुआ कि देखिए इस स्कीम के तहत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसे 2004 में देश के अत्यधिक पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण निर्धनों हेतु है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के भी अभिलाषी है। इसका कार्यान्वयन क्या 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम रूप से किया गया है और राज्यों को, आगे देखिए इसका यहाँ पे खदान निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसे 1993 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत क्या हुआ था कि मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार की अवसर सृजित करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। इसका क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करना है, कि चुनाव आयोग का क्या काम है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए चलिए इसके आंसर देखते हैं। जैसे कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका निम्नलिखित है। चलिए इसका एक एक पॉइंट के थ्रू से देखते हैं। चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी परिणामों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग का क्या होता है, अधिसूचना जारी करने तक, मतलब कब आपका यहाँ पे इलेक्शन होगा से लेकर परिणाम घोषित, कौन यहाँ पे जीतेगा, सब रिजल्ट वगैरह सब ये क्या करता है, चुनाव आयोग का ही काम होता है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया के संचालन प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। आगे देखिए यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को और पार्टियों को क्या होता है, सजा भी देता है। मतलब कि जो इसका बात नहीं मानता है यहाँ पे तो उसको क्या सजा भी मिलता है। चुनाव के समय क्या होता है, चुनाव आयोग सरकार की दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा चुनाव जीतने हेतु चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का यहाँ पे क्या तबादला करना भी सम्मिलित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि भारत में वर्षा ऋतु के विशेषताओं का वर्णन करना है। तो भारत में पवन विमुक्त ढालों, विशिष्ट छाया क्षेत्रों और थार जैसे क्या मरुस्थल क्षेत्र को छोड़कर से सभी स्थानों में यहाँ पे क्या पर्याप्त मानसूनी वर्षा होती है। देखिए इस ऋतु के आरंभ में क्या होता है कि पश्चिमी घाटों के पवन विमुक्त ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती है, अर्थात मतलब कि 2500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आगे देखिए जो वरिष्ठ छाया क्षेत्र होता है ढक्कन पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी ये क्या है स्वल्प वर्षा होती है। घा नंबर बोला कि देश के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे कि यहाँ पे मासिन राम्स में विश्व की सर्वाधिक वर्षा। आगे देखिए यहाँ देखिए इसका अगला पॉइंट, भारत का मानसूनी विराम लेता है
अर्थात वर्षाहीन अवकाश के साथ ही क्या करता है, ये रुकता है। वर्षा के स्थानिक वितरण का उदाहरण करने वाली मानसूनी द्रोणी के कारण ही क्या होता है, ऐसा यहाँ पे होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला कि भारत के मानचित्र पर यहाँ पे आपको क्या करना, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को यहाँ पे छायांकित करना है। तो देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो गाढ़ा वाला है क्या, ये पूरा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला वर्षा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये सब जो एरिया है क्या, ये हमारा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने वाली एरिया है। अब इसके थोड़ा जो कम है क्या है, इसका देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर हुआ है। तो जैसे कि आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं, ये सब क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अगर चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिएगा, इसका यहाँ पे वीडियो शेयर करिए ताकि आपको उनको भी क्या होगा, ये हेल्पफुल हो सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।